हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के 50 एमसीक्यूज को, और इन एमसीक्यूज को हम फटाफट डिस्कस करेंगे। अब इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको 10 सेकंड्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। सिर्फ 10 सेकंड्स में आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर करके आपको कमेंट में करना है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीरीज हमारी यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन फटाफट 50 एमसीक्यूज। एवरी स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर वेरियस एग्जाम प्रिपरेशन आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवरी स्टडी क्लासेस वेबसाइट। इसके अलावा आप ऐप को डाउनलोड करके भी इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो। These are also courses provided by the Every Study classes. आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो फॉर स्पीडिंग अप योर एग्जाम प्रिपरेशन। So kindly answer this question. 10 सेकेंड्स ओवर। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय। सो मार्केटिंग मायोपिया किसने कॉइन करी थी? हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए थे, पीटर ड्रकर, थियोडोर लेविट, फिलिप कोटलर या फिर ई जेरोम मकार्थी। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विच इज थियोडोर लेविट। थियोडोर लेविट जो कि मार्केटिंग के स्कॉलर थे, इन्होंने मार्केटिंग मायोपिया जो टर्म है ये कॉइन करी थी इन द ईयर ऑफ 1960 हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल में। अब मार्केटिंग मायोपिया का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब होता है कि जब कोई मार्केटर शॉर्ट साइटेड अप्रोच रखता है, इनवर्ड लुकिंग अप्रोच रखता है, यानी कि उसको जो है वो मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, कस्टमर का उतना नॉलेज नहीं है, वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म थिंग्स, यानी कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन करने के ऊपर जब एक पर्टिकुलर मार्केटर का फोकस रहता है तो उसे हम मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे ही जितने भी हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको सबसे पहले विद इन 10 सेकंड्स उस क्वेश्चन का आंसर करना है, और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, द स्टेटमेंट द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि हमारा जो मार्केटिंग का एम है वो सेलिंग को अननेसेसरी बना देना होना चाहिए, यानी कि सेलिंग की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शंस में हमारे पास है पीटर ड्रकर, कॉटलर, लेविट या फिर बॉर्डन। तो देखिए, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी थी पीटर एफ ड्रकर ने। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। पीटर ड्रकर, जो जिनको मैनेजमेंट गुरु भी माना जाता है, उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग का जो हमारा पर्पस है वो होना चाहिए कि हमारी जो सेलिंग है वो अननेसेसरी हो जाए। अननेसेसरी कैसे होगी हमारी सेलिंग? जब हम कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजाइन करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो सेलिंग है वो एक तरह से अननेसेसरी हो जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स वर गिवन बाय। तो जो हमारे जो 4 P's हैं ये किसने दिए थे, ये हमें यहाँ पर बताना था। ऑप्शंस में है हमारे पास पीटर फिलिप कोटलर, ईज रॉम मकार्थी, ड्रकर या फिर स्टेटन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई जेरोम मकार्थी, जिन्होंने जो मार्केटिंग मिक्स है, इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था इन टर्म्स ऑफ 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और फिलिप कोटलर ने बाद में पॉपुलराइज किया इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को उनकी मार्केटिंग की बुक्स में। हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो टाइम ओवर। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें यहाँ पर मैच करके बताना था कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हमारे पास देखिए दिया गया था ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग, शॉर्ट टर्म सेल्स, रिलेशनशिप मार्केटिंग, लॉन्ग टर्म फोकस, सोशल मार्केटिंग, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सर्विस मार्केटिंग, इंटेंजिबल ऑफरिंग्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर बोला गया था कि जो सोशल मार्केटिंग है ये हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। तो देखिए, सोशल मार्केटिंग हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। प्रोडक्ट जो हमारी सोशल मार्केटिंग है, इट इज़ बेसिकली सोसाइटी ओरिएंटेड, नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें हम किसी सोशल कॉज के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स, स्वच्छ भारत अभियान एक्सेट्रा। तो इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मार्केटिंग की हायरार्की को बेसिकली हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पर रैंक करना था। सो ऑप्शन में हमारे पास है कॉर्पोरेट फंक्शनल बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल बिजनेस, कॉर्पोरेट फंक्शनल एंड फंक्शनल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। सबसे पहले हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन है उसको सेट करते हैं, हमारा विजन मिशन, हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिफाइन होते हैं। उसके बाद हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी आती है जिसमें हम फोकस करते हैं कि एक पर्टिकुलर मार्केट में हमें किस तरह से compete करना है। देन वी फोकस ऑन द फंक्शनल स्ट्रेटेजी जहां पर हम पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो हमारी जो हायरार्की चलती है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें या एक पर्टिकुलर विद इन स्ट्रेटेजी बात करें तो उसमें हमारी इसी तरह की स्ट्रेटेजी चलेगी, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में देखिए एसटीपी की प्रोसेस हमें बतानी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एसटीपी हम सबको पता है, इट मींस सिगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। सिगमेंटेशन में हम सबसे पहले अपने मार्केट को डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा हमारा ऐसा सेगमेंट होगा जिसको हम टारगेट करेंगे। एंड देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो मूव आता है दैट इज बेसिकली पोजीशनिंग, जिसमें हम एक डिस्टिंक्ट प्लेस कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं about our product or service, that is called positioning. So right answer here would be option number C, segmenting, targeting and positioning. तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना था कि इफेक्टिव सिगमेंटेशन का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सिगमेंटेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस थे मेजरेबल, एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल एंड रिग्रेसिव। सो देखिए जब भी हम मार्केट सिगमेंटेशन करते हैं हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जिस भी सिगमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, हम उसे मेजर कर पाएं इन टर्म्स ऑफ साइज और परचेजिंग पावर। एक्सेसिबल होना चाहिए, हम उस तक पहुंच पाएं, इट कुड बी रीच्ड। एंड सब्सटेंशियल होना चाहिए, यानी कि लार्ज एनफ होना चाहिए कि हम अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को वहां पर डिप्लॉय कर सकें। राइट। रिग्रेसिव नाम की कोई भी जो है वो हमारी सिगमेंटेशन का ना तो क्राइटेरिया है, राइट, और ना ही इस तरह की कोई सिगमेंटेशन है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी। इन दिस क्वेश्चन आपको बताना है डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन जो है उसको जब हम करते हैं तो किस बेस पे मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे आपके पास, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी, एज, जेंडर, इनकम, लॉयल्टी एंड यूजेस रेट एंड बिलीव्स एंड वैल्यूज। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन में जो हमारी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि एज, जेंडर, फैमिली साइज, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, इनको जो है इनके बेस पे हम अपने जो मार्केट है उसको सिगमेंट करते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन आपको बताना है बिहेवियरल सिगमेंटेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस थे, इनकम एंड ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट यूजेस, बेनिफिट्स और लॉयल्टी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड एज ग्रुप। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहेवियरल सिगमेंटेशन में जो हमारे कस्टमर है किस तरह से बिहेव करते हैं टुवार्ड्स वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, उसके हिसाब से हम सिगमेंटेशन करते हैं, जिसमें हमारा यूजेस रेट आता है कि कितना फ्रिक्वेंटली एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो किस तरह का बेनिफिट चाहता है प्रोडक्ट से, ब्रांड की लॉयल्टी है, परचेज ओकेजन्स हैं। तो ये सारे जो है हमारे एग्जांपल्स हैं बिहेवियरल सिगमेंटेशन के। तो इसमें जैसे कि हो गया कि लाइट और हैवी यूजर्स हो गए, कि आपने एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट खरीदा है, आप क्या बेनिफिट वहां पर साउट कर रहे हैं, वाइटनिंग द टीथ्स और फाइटिंग द जर्म्स, राइट। तो ये आपका जो है वो पर्पस हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने का। जब उसके हिसाब से हम सिगमेंटेशन करते हैं तो उसको बेसिकली हम बिहेवियरल सिगमेंटेशन कहते हैं।
अब आपको यहाँ पर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बतानी थी। तो देखिए साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में जो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि वैल्यूज, एटीट्यूड्स, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट या फिर हमारे ओपिनियंस, उसके हिसाब से बेसिकली हम जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है जियोग्राफिक लोकेशन, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, ओपिनियन, एज एंड इनकम एंड जेंडर, ऑक्यूपेशन। सो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एडवेंचरस लाइफस्टाइल के लिए जो है वो रेड बुल को एक तरह से मार्केट करा जाता है, मार्केटेड विद अ स्पोर्ट्स ब्रांड लाइक रेड बुल, राइट। तो ये हमारा एग्जांपल इस चीज का हो गया साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का, जिसमें बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं। हेंस आवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू टेल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है, वो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें सबसे पहले हम सिचुएशनल एनालिसिस पे जाएंगे, देन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो जब भी हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग पे फोकस करते हैं, हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो फंक्शन है दैट इज कंडक्टिंग द सिचुएशन एनालिसिस, जिसमें जो भी हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है, हमारा मार्केटिंग एनवायरमेंट है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, उसको बेसिकली हम स्कैन करेंगे, उसको बेसिकली एनालाइज करेंगे। इसके लिए हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्वॉट और पेस्ट। इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, देन वी फोकस ऑन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, हम अपने टारगेट मार्केट को, मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करेंगे, देन वी विल फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड इन कंट्रोलिंग वी विल चेक कि जो हमने डिसाइड किया था वो ऑब्जेक्टिव्स हमने अटेन करे या फिर नहीं करे। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन दिस क्वेश्चन बेसिकली आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। जब भी हम मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उसकी हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी तभी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम डिफाइन होगी, फिर उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये डिसाइड हम करेंगे कि किस तरह से हमें रिसर्च को कंडक्ट करना है, राइट। एक बेसिकली फाउंडेशन हम क्रिएट करेंगे। रिसर्च डिजाइन इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ आवर रिसर्च। उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन आवर ऑब्जेक्टिव्स। देन वी विल एनालाइज द डेटा एंड एट द एंड जो भी हमारे पास फाइंडिंग्स आएंगी उनको हम रिपोर्ट करेंगे फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम डेफिनेशन, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि जो माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज हैं उसमें क्या नहीं आता है। तो देखिए माइकल पोर्टर ने 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज दी थी टू अटेन द कम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये हमारे 3 स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजीज, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स में, ना कि पोर्टर की स्ट्रेटजीज में। हेंस राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। इसमें देखिए पूछा गया था कि जो एंसॉफ मैट्रिक्स है हमारा, एंसॉफ का स्ट्रेटेजी का जो मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम इस स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में ही, तो इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन या फिर मार्केट डेवलपमेंट। तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में ही जाते हैं, और यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि हम अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करें, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम नए प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, राइट। इसके अलावा अगर हम मार्केट डेवलपमेंट की बात करें उसमें हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं एक नए मार्केट में, और डाइवर्सिफिकेशन में हमारा प्रोडक्ट भी नया होता है और मार्केट भी नया होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना था कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो थ्योरी है, राइट, जिसको हम अडॉप्शन कर्व भी बोलते हैं, इसको किसने दिया है। ऑप्शंस थे हमारे पास एवर्ट रॉजर्स, लेविट, बीसीजी या फिर मैकर्थी। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा एवर्ट रॉजर्स। एवर्ट रॉजर्स ने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने 5 अडॉप्टर्स कैटेगरीज को बनाया है, यानी कि जब भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है तो उसको हम उन कंज्यूमर्स को बेसिकली हम 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेच्योरिटी, अर्ली लेट मेच्योरिटी एंड लेगार्ड्स। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। सो हुबार्ट सेट मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हुबार्ट सेट मॉडल एक कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल है, जो कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, और इसको 1969 में हुबार्ट सेट ने दिया था, राइट। तो इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या है, इट बेसिकली इंटीग्रेट साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेरिएबल सच एज परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड्स, जिसमें हमारे पास इनपुट्स आते हैं स्टिमुलाई, जो कि मार्केटिंग एंड सोशल हो सकते हैं, फिर हमारे परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और हमारा आउटपुट आता है ब्रांड चॉइस या फिर परचेज इंटेंशन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल है व्हाट्सएप मॉडल, जिसको 1969 में दिया गया था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंट्रोड्यूस हम करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट्स में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बेसिकली मार्केट डेवलपमेंट कहा जाता है। मार्केट डेवलपमेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है कि एक नए मार्केट को हमें डेवलप करना है, उसमें हम नया प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हैं, ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को हम नए मार्केट में लेकर के जाएंगे, राइट। तो इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। राइट आंसर हेयर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड बीसीजी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए बीसीजी मैट्रिक्स में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो अगर हम स्टार की देखिए बात करें, तो स्टार्स हमारा कौन सा मार्केट कौन सा बिजनेस पोर्टफोलियो होता है जिसमें हाई ग्रोथ रेट होता है और हमारा हाई शेयर होता है, राइट। इसके अलावा आप देखिए जो डॉग्स है उसमें हमारे पास लो ग्रोथ है, लो शेयर है, राइट। इसके अलावा कैश काउ की अगर हम बात करें, तो कैश काउ हमारा वो मार्केट सेगमेंट होता है जिसमें हमारे जो ग्रोथ है वो लो होती है, लेकिन हमारा जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड यहाँ पर नहीं है। और क्वेश्चन मार्क हमारा एक ऐसा बिजनेस क्वाड्रेंट है जिसमें जो ग्रोथ है वो तो हाई है, लेकिन हमारा अभी मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है, और जनरली इंट्रोडक्शन स्टेज में ऐसा होता है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि प्रोडक्ट बाई हैज लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ, तो इट शुड बी, तो ये क्या होना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर हमारा मार्केट एक प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी वहां पर लो है, यानी कि डॉग की कैटेगरी में वो आ रहा है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन इस केस में होता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को हम डाइवर्स कर दें, दैट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे तो हमारी रिटर्न जो है वो अच्छी नहीं आएगी, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। सो इस केस में हम अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करेंगे। So right answer would be option number B. तो यहाँ पर आपको बताना था कि बीसीजी मैट्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स का बेसिकली मेन पर्पस हमारा होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। यह हमारे बिजनेस पोर्टफोलियोज को एग्जामिन करने की टेक्निक्स हैं, जितने भी हमारे मैट्रिक्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, इनकी हेल्प से जो भी हमारे बिजनेसेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। सो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बनाया था। पर्पस था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उनमें हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमें न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, किसको डाइवर्स करना है और किसको हमें होल्ड करना है, राइट। सो राइट आंसर हेयर वुड बी ऑप्शन नंबर बी।
सो हेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब हम मेच्योरिटी स्टेज में होते हैं पीएलसी की यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, सो उस टाइम पर एक फर्म को क्या करना चाहिए। सो देखो, जब भी हम मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं उस टाइम पर होता क्या है कि न्यू कंपटीटर्स मार्केट में आ चुके होते हैं और आपकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। सो मार्केट में अगर आपको उस टाइम पर रेलिवेंट रहना है, सो आपको नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट में, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंशिएट कर सकें। सो वहां पर आपको नए फीचर्स लाने पड़ेंगे, क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, रीब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो मार्केट शेयर है उसको आप मेंटेन कर सकें। तो इस केस में मेच्योरिटी स्टेज में नए फीचर्स लाना अपने प्रोडक्ट के एक बेस्ट स्ट्रैटेजी कंपनीज के लिए होती है। तो इस केस में हमारा, इस क्वेश्चन के केस में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्जेंट ब्रांड इन मेच्योरिटी स्टेज शुड अडॉप्ट। सो एक डिटर्जेंट ब्रांड है जो डिटर्जेंट को सेल कर रही है, उसे मेच्योरिटी स्टेज में क्या अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। सो अभी हमने डिस्कस किया कि बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप कुछ डिफरेंशिएट करो, नए फीचर्स को लेकर के आओ। सो अगर हम डिटर्जेंट ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रांड डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो, एक डिटर्जेंट है, उसमें आप नए फीचर्स जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी तरह से डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्जेंट इज ऑलमोस्ट ऑल डिटर्जेंट्स आर सर्विंग द सेम पर्पस। आपको क्लोथ्स ही वॉश करने हैं, राइट। आप नई सेंट यूज कर सकते हो, नई पैकेजिंग यूज कर सकते हो, यानी कि आपको क्या करनी पड़ेगी, ब्रांड डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी एंड प्रमोशन मॉडरेशन करनी पड़ेगी। आप वहां पर जो है वो अपनी जो पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर सकते हो टू रिटेन कस्टमर एंड डिफेंड योर मार्केट शेयर। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना था कि जब एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करता है ऑनलाइन कंज्यूमर को, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं। सो इट बेसिकली कॉल्ड जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को सेल कर रहा है, देयर इज नो बडी इन बिटवीन। इसके बाद हमारा वन लेवल आता है जिसमें हमारा एक इंटरमीडियरी होता है, राइट, रिटेलर हो सकता है। और टू लेवल की अगर हम बात करें उसमें हमारे होलसेलर और रिटेलर दोनों होते हैं, राइट। लेकिन जब डायरेक्टली सेल हो रहा है, हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड जीरो लेवल चैनल बिकॉज देयर इज नो इंटरमीडियरी इन बिटवीन। हेंस हेयर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट हायरार्की एक कंसेप्ट है मार्केटिंग में जिसको कोटलर ने दिया था, उसकी सीक्वेंस यहाँ पर आपको बतानी थी। तो इसकी बेसिकली सीक्वेंस होती है, सबसे पहले हमारे पास आती है नीड फैमिली, देन भी है प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट टाइप, इसके बाद हमारे पास आती है आइटम, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगी प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्ट आइटम। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। सो बेसिकली मार्केटिंग में हम हमें प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन लेना होता है, तो उसकी करेक्ट ऑर्डर क्या होती है ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है, राइट। सो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या होता है, हम प्रोडक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डिसाइड किया कि हम बीवरेजेस में काम करेंगे, राइट। सबसे पहले हमारी जो प्रोडक्ट क्लास है वो डिफाइन होगी। प्रोडक्ट क्लास के बाद हम अपने प्रोडक्ट लाइन को डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट लाइन हमारी होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, इन बीवरेजेस वी डिसाइडेड कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होगी, हमारी ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने डिसाइड किया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हम सेल करेंगे। देन वी विल डिसाइड प्रोडक्ट टाइप, राइट। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर सब डिविजन कर दी कि हम डाइट सोडा जो है वो बनाएंगे, दिस इज अ प्रोडक्ट टाइप। और एंड में हमारी आएगी प्रोडक्ट आइटम, फॉर एग्जांपल डाइट कोक 500 ml, जिसको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज, तो वो हमारी आगे प्रोडक्ट आइटम। तो ये हमारी सीक्वेंस यहाँ पर हो जाती है। राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए हमारा कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हमारी प्रोसेस होती है
उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सो वेरी इजी क्वेश्चन। जब भी हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज बेसिकली आइडिया जनरेशन। सो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइडिया जनरेशन के बाद हमारा आता है आइडिया स्क्रीनिंग, देन कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन। राइट, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है और इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा आइडिया जनरेशन। इस क्वेश्चन में हमें टाइप्स ऑफ गुड्स को उनके फीचर्स के साथ यहाँ पर मैच करना था और हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, सो 4 टाइप्स की हमारी गुड्स होती हैं: कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसाउट। कन्वीनियंस गुड्स हमारी वो गुड्स होती हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं और हमारी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लो होती है, जैसे लेट्स सपोज आपको सॉल्ट खरीदना है, दैट्स अ कन्वीनियंस गुड्स। शॉपिंग गुड्स में जो है वो हम जनरली कंपेरिजन करते हैं आफ्टर परचेज, जैसे कि क्लोथ्स की शॉपिंग हो गई। राइट, इसके अलावा स्पेशलिटी गुड्स जिसमें हमें ब्रांड लॉयल्टी काफी देखने को मिलती है, प्राइस इनसेंसिटिव कंज्यूमर होता है, फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स। और जो अनसाउट हमारे गुड्स होती हैं उनको कंज्यूमर बाई जो है वो इतना नहीं करता, यानी कि इतना करना नहीं चाहता, नॉर्मली उनको खरीदने के बारे में सोचता नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है या ब्लड डोनेशन है, तो इनको हम अनसाउट गुड्स बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्टली मैच नहीं है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना था कि प्राइस स्कीमिंग क्या होती है। सो प्राइस स्कीमिंग हमारी एक प्राइसिंग की स्ट्रेटजी है। प्राइस स्कीमिंग में कंपनीज फोकस करती हैं कि वो इनिशियली जो प्रॉफिट है उसको मार्केट से स्किम कर लें उस टाइम पर जब इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। राइट, ये किस केस में पॉसिबल है? जब आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव हो, जैसे कोई स्मार्टफोन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो प्राइस स्कीमिंग प्राइसिंग में इनिशियली हाई प्राइस जो है वो चार्ज किया जाता है और उसके बाद उसको लोअर कर दिया जाता है, इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना था पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है। तो देखिए पेनिट्रेशन भी हमारी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जो कि स्कीमिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम इनिशियली लो प्राइस चार्ज करते हैं, हमारा पर्पस होता है न्यू कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना और मार्केट शेयर को गेन करना। राइट, तो ये बेसिकली जो कंपिटिटर्स होते हैं उनको डिस्करेज करता है मार्केट में आने से और ब्रांड लॉयल्टी को एनहांस करता है। स्कीमिंग की ऑपोजिट स्ट्रेटजी ये होती है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम यूज करते हैं जब हमें क्विकली जो है वो एक लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करना होता है। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीक लोड प्राइसिंग इज यूज्ड व्हेन। सो पीक लोड प्राइसिंग को हम कब यूज करते हैं ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है। सो ऑप्शंस थे हमारे पास: डिमांड इज स्टेबल, डिमांड फ्लक्चुएट सीजनली, प्रोडक्ट इज परशेबल एंड कॉस्ट आर कांस्टेंट। सो देखिए पीक लोड प्राइसिंग हम यूज करते हैं जब सीजनली जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती है। पीक लोड प्राइसिंग का सिंपल मतलब होता है कि जब हमारी जो डिमांड है वो पीक कर रही है, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सीजन चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टूरिस्ट का सीजन होता है तो उस टाइम पर जनरली होटल प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी या एयरलाइन टिकट्स महंगी हो जाएंगी, तो उसे हम कहेंगे पीक लोड प्राइसिंग, कि जब मेरी डिमांड पीक पे है मैं प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। सो हेयर अवर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में हमें बताना था कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है। सो देखिए जब भी आप इस तरह का प्राइस देखते हैं जो पॉइंट जो 99 या 99.99 से एंड होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा लगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जनरली सस्ता है, 100 की जगह 99.99 हम लिखेंगे, तो इस पर्टिकुलर प्राइसिंग को हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पर देखिए प्राइसिंग जो हमारा डिसीजन होता है उसके स्टेप्स को हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना था। तो जब भी हम प्राइस को सेट हमें करना होता है हमने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें कि हमारा प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइसिंग का हमारा पर्पस जो है वो मार्केट से जो क्रीम है उसको स्कीम करने के ऊपर हो सकता है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड जो है वो करते हैं कि कौन सी प्राइसिंग टेक्निक हमारी यूज होगी। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, उसके बाद हम डिमांड को डिटरमाइन करेंगे कि डिमांड इस प्रोडक्ट की मार्केट में है क्या, हमारी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, हम उसको एस्टिमेट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं मार्केट में जो इस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उनका प्राइसिंग क्या है, उनको हम एनालाइज करेंगे। उसके बेस पे हमारा मेथड सिलेक्शन होगा और एट द एंड हम प्राइस को सेट करेंगे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना था कि पब्लिसिटी कैसे डिफर करती है एडवर्टाइजिंग से। ऑप्शंस थे हमारे पास पेड एंड कंट्रोल्ड, पेड एंड अनकंट्रोल्ड, अनपेड एंड अनकंट्रोल्ड एंड अनपेड एंड कंट्रोल्ड। तो देखिए जो हमारी पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी इज बेसिकली अनपेड एंड अनकंट्रोल्ड। इसके लिए कोई स्पेंडिंग कंपनी नहीं करती है, ये अपने आप होती है, राइट। और एडवर्टाइजिंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, विच इज पेड एंड कंट्रोल्ड बाय द फर्म। पब्लिसिटी में क्या मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा ये कंपनीज के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग में होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, आईएमसी सीक्स सिनर्जी अमंग प्रमोशनल टूल्स, सेल्स प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग बिल्ड अवेयरनेस एंड पीआर मेंटेन्स इमेज एंड गुडविल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है, क्योंकि जो सेल्स प्रमोशन है ये फोकस करती है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स के ऊपर, जिसमें हम डिस्काउंट, कूपन्स, रिवेट्स इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं। पर्पस होता है इमीडिएट सेल्स को बूस्ट करना, ना कि लॉन्ग टर्म लॉयलिटी। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर फोकस करती है रेदर देन लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसे हमें सीक्वेंस में लगाना था, उसकी प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना था। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम करते क्या हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हमारा फोकस होता है कि जितने भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं या मीडियम्स यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के, हमारे मैसेज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचे। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर हम कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, मैसेज हमारा डिजाइन होगा, हम मीडिया के टूल्स यूज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पीआर, सेल्स प्रमोशन, एक साथ बहुत सारे मीडियम्स हम यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो हर जगह कंसिस्टेंट रहे। बेस के ऊपर हम अपना बजट बनाएंगे एंड देन विल मेजर अवर एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, अवर कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि चैनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर इज। तो जब एक जो हमारे मार्केटिंग के चैनल्स होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर कन्फ्लिक्ट हमारे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में हो जाएगा तो इसे बेसिकली हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा होगा वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कन्फ्लिक्ट का मतलब है जब डिफरेंट लेवल्स जो हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर या फिर होलसेलर और रिटेलर। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं वर्टिकल कन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट कब होगा, जब लेट्स सपोज दो होलसेलर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया या दो रिटेलर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, उसे हम हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट बोलेंगे। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो अभी हमने डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट जो है वो कब अकर होता है, जब हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट हमारा अकर होता है सेम लेवल ऑफ इंटरमीडिएट्स के बीच में, जैसे कि टू रिटेलर्स और टू होलसेलर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। और हॉरिजॉन्टल जो कन्फ्लिक्ट होते हैं इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस कटिंग हो सकता है या ओवरलैपिंग टेरिटरी हो गई दो होलसेलर्स के बीच में। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन देखिए एडा मॉडल से पूछा गया है। एडा हमारा एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मॉडल है जिसकी फुल फॉर्म हमारी होती है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर्टिकुलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो मार्केटर है सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करता है कंज्यूमर्स में, यानी कि उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा। इंटरेस्ट जगाएगा, इनकी क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कंज्यूमर्स में। फिर उसके बेस के ऊपर डिजायर आएगा कंज्यूमर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्राई करने का। इट विल जनरेट लाइकिंग और वांट, एंड एट द एंड it will encourage the purchase. So right answer here would be option number A. ADA stands for awareness, interest, desire and action. So the question here is sequence of consumer buying decision process. Again very famous and important questions जो आपके different exams में पूछा जाता है related to teaching and research. So consumer buying decision process में हमारे जो steps हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हमारी problem recognition आती है कि हमें define करना है कि हमारी problem क्या है। फिर हम information को search करेंगे। जब consumer को पता चलता है product के बारे में different alternatives उसके सामने आएंगे, उनको वो select करेगा, right? उसको basically evaluate करेगा, उसके बेस के ऊपर purchase decision होगा। And then there would be post purchase behavior which will define satisfaction or dissatisfaction. So right answer here would be option number B. सो वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बताना है कि बाइंग बिहेवियर जो है हमारा उसमें कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। सो ऑप्शंस हमारे पास थे परसेप्शन, फैमिली, कल्चर एंड सोशल क्लास। देखिए फैमिली, कल्चर एंड सोशल क्लास ये हमारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं। राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज परसेप्शन, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसके अलावा कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी परसेप्शन है, मोटिवेशन है, लर्निंग, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ऑल दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमारी जो परसेप्शन है वो डिफाइन करती है कि किस तरह से जो मार्केटिंग के स्टिमुलाई हमारे पास आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम द मार्केटर और फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट, हम उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो इसलिए जो परसेप्शन है हमारा ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना था कल्चरल फैक्टर इन बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू। जब भी हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली जिस कल्चर में हम रह रहे होते हैं उसकी वजह से वो हमारे बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियनिज्म ड्यू टू द कल्चरल नॉर्म्स। इसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारी वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं या फिर कस्टम्स हैं। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द पोस्ट परचेज स्टेज ऑफन लीड्स टू। तो जो हमारी पोस्ट परचेज स्टेज होती है, जब हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लिया है उसके बाद का जो फिनोमिना है, जो हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर है, उसमें क्या आता है। तो बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस वहां पर जो है वो एक कंज्यूमर में देखने को मिलती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है जब क्वेश्चन करता है एक कंज्यूमर कि उन्होंने डिसीजन सही लिया या नहीं लिया, राइट। तो उसको हम बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। राइट आंसर हेयर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो 7 P's हैं सर्विस मार्केटिंग मिक्स के, उसको किसने एक्सटेंड किया था। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें हमारा जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें हमारे 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन बूम्स एंड विटनर ने जो है वो
एक्सटेंड किया जो ट्रेडिशनल हमारा मार्केटिंग मिक्स था उसको, और सर्विस मार्केटिंग मिक्स में उन्होंने 7 P's की बात करी। 7 P's में यहाँ पर 3 एडिशनल पीस दिए गए, जिसमें बोला गया पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस विच इज रेलिवेंट टू द सर्विसेज। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि निकोसिया मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड है। सो देखिए, निकोसिया जो हमारा निकोसिया मॉडल है ये हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का एक मॉडल है, जिसको 1966 में दिया गया था, जो ये एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है वो कैसे फॉर्म होता है, और जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है फ्रॉम द मार्केटर टुवर्ड्स दैट एक कंज्यूमर का रिस्पॉन्स किस तरह का है, जिसमें हमारी जो है 4 फील्ड्स होती हैं, फॉर्म, कंज्यूमर कम्युनिकेशन, इवेल्युएशन, परचेज डिसीजन एंड फीडबैक। तो ये हमारी इसमें फील्ड्स होती हैं। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि इनसेपरेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इंडिकेट्स। देखिए, हमारे जो सर्विसेज हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें जो है वो इनसेपरेबिलिटी एक क्रिटिकल फीचर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनसेपरेबिलिटी जो है वो सर्विसेज की वो क्या इंडिकेट करती है। सो इट बेसिकली इंडिकेट्स कि जो हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन है सर्विसेज की वो एक साथ होती हैं। गुड्स में क्या होता है, सबसे पहले हम उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद स्टोर करके उनको हम सेल करते हैं। लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेम टाइम पे होती है। फॉर एग्जाम्पल हेयर कट है, या फिर आप कोई लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है सर्विसेज के केस में कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो सेम टाइम पर हो रही है, तो इसको हम इनसेपरेबिलिटी बोलते हैं। राइट आंसर हेयर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल मार्केटिंग फोकसेस ऑन। सोशल मार्केटिंग किसके ऊपर फोकस करती है, बहुत ही इजी यहाँ पर क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा होगा प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर कॉजेस। तो सोशल मार्केटिंग का मेन पर्पस होता है कि जो हमारे मार्केटिंग प्रिंसिपल हैं उनको हम अप्लाई करें इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल फॉर द सोशल गुड। फॉर एग्जाम्पल एंटी स्मोकिंग ड्राइव्स हैं, रोड सेफ्टी ड्राइव्स हैं, या सैनिटेशन कैंपेन्स है, तो इन सबको हम सोशल मार्केटिंग के अंडर लेते हैं। सोशल मार्केटिंग का मेन पर्पस इज टू ensure the social welfare by applying the marketing principles. The right answer would be option number C. इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली बताना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जांपल क्या है। डायरेक्ट मार्केटिंग जिसमें हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं विद द कंज्यूमर्स विदाउट एनी इंटरमीडियरीज, तो उसका हमारा जो एग्जांपल है दैट इज द टेली मार्केटिंग, राइट। इसमें हम तो डायरेक्ट मार्केटिंग में हम मोबाइल फोन्स, ईमेल्स, कैटलॉग्स यूज करते हैं, ऑनलाइन चैनल्स का यूज करते हैं। टेली मार्केटिंग का इसी का एक एग्जाम्पल है। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। So next question is CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एम्स टू। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या एम होता है। एम इज टू एक्वायर एंड रिटेन प्रॉफिटेबल कस्टमर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ हम एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें, और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाई अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, इंप्रूविंग सेटिस्फेक्शन एंड एनकरेजिंग लॉयलिटी, राइट। तो इससे हमें हेल्प मिलती है एक्विजिशन में भी और रिटेंशन में भी। हम न्यू कस्टमर्स को भी एक्वायर करते हैं, और फिर उन कस्टमर्स को एक्वायर करके लंबे टाइम तक रिटेन भी कर पाते हैं। सो राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट फंक्शन में कौन सा फंक्शन नहीं आता है। ऑप्शंस में दिया गया था प्रिक्योरमेंट एंड वेयर हाउसिंग,
ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो देखिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग ये हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। बाकी जितने भी फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि प्रोक्योरमेंट है रॉ मटेरियल की, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आते हैं। राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमें सीक्वेंस में लगाना था पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस को। तो पर्सनल सेलिंग की हमारी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, यानी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग लीड्स को जनरेट करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्री अप्रोच, जिसमें जो भी हमने प्रोस्पेक्ट्स डिफाइन करे होते हैं, आइडेंटिफाई करे होते हैं, उनके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें हम अप्रोच करेंगे, एक इनिशियल कॉन्टैक्ट होगा पर्सनल सेलिंग जो एजेंट होगा उसके और कस्टमर के बीच में। फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस की बेनिफिट को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो भी कंज्यूमर के ऑब्जेक्शंस होंगे उनको हैंडल किया जाएगा, डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा और एंड में हमारी सेल्स जो है वो क्लोज होगी। और उसके बाद जो है वो हम फॉलोअप करते हैं टू एंश्योर कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे और फ्यूचर सेल्स भी हमारी जनरेट हो। तो ये हमारी सीक्वेंस होती है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस की। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मार्केटिंग के 50 एमसीक्यूज को रैपिडली जो है वो डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपकी अच्छी लर्निंग और प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर सेशन से हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।